हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी। और राकेश टिकैत जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे देश में सभाएं किसान आंदोलनों को लेकर जिस तरह से ताबड़तोड़ की जा रही हैं और संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं तमाम जगहों पर जिस तरह से मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, उनमें से राकेश टिकैत जी भी एक नेता हैं। और वो जाने जाते हैं अपनी बेबाकी के लिए और कुछ सख्त भाषा का इस्तेमाल करने के लिए भी। ऐसा कहा जाता है कि सरकार को चेतावनी कुछ सख्त लहजे में देते हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर पर आए थे, यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई। हमने निवेदन किया कि जो संयुक्त मोर्चा का आईटी सेल है उसके पेज पर आपको लाइव आना है, तो उन्होंने हमें समय दिया। राकेश टिकैत जी, आपका धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। और अब हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि आज जो सबसे हॉट विषय है, और ये किसानों का भी विषय है, हम ही नहीं हमारे जो दर्शक हैं अभी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं पेज से, सबका एक सवाल रहता है। तमाम जो नेताएं हैं उनसे भी पूछा जाता है, आप कार्यक्रम करते हैं, आपसे भी लोग पूछते होंगे कि आखिर आंदोलन का समाधान क्या। कल एक डेवलपमेंट हुआ, आप लोगों ने केएमपी हाईवे को जाम कर दिया और इतना बड़ा हाईवे जिससे तमाम इंडस्ट्रियल परिवहन होता हो 24 घंटे के लिए जाम रहा, तो शायद सरकार की कुछ नींद टूटी है। एक बयान आया है देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का, और वो कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। एक बयान आया था देश के प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी है। तो क्या एक फोन कॉल की दूरी ही आंदोलन की मजबूरी है, या नरेंद्र तोमर जी ने जिस तरह से कहा तो उनको दिखाने का प्रयास ये है कि किसान नेता बात नहीं करना चाहते। आप लोगों के द्वारा हमेशा ये कहा जाता रहा है कि जो एक प्रक्रिया है उसके तहत कभी भी कोई कार्रवाई होगी तो हम तैयार हैं। तो आखिर है क्या ये गोल है क्या? सरकार लात मारती है किसान की तरफ हो जाता है, किसान लात मारते हैं सरकार की तरफ हो जाता है, तो लोग सुनना चाहते हैं। आपको इस पर जरा आप बताइए। देखो, है क्या कि 22 जनवरी के बाद में देश सरकार ने कोई बातचीत किसान संगठनों से नहीं करी, जो संयुक्त मोर्चा है। और हमारा संयुक्त मोर्चा तो हमेशा तैयार है कि सरकारों से बातचीत करें, और बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा, ये भी हमको पता है। बातचीत सरकार आज कर ले, वो 2 महीने में कर ले, वो नवंबर दिसंबर में कर ले, वो अगले साल कर ले। ये तय है कि संयुक्त मोर्चा जो किसान संगठन यहाँ पे चारों तरफ है, वो बगैर बातचीत के, बगैर समाधान के घर वापसी नहीं जाएगा। सरकार जब बात करना चाहेगी, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, हम सरकार से बातचीत करेंगे। जैसे ये कहा कि एक कॉल की दूरी पे है, वो ये कहना चाहते थे कि जो 18 महीने का हमने प्रपोजल किसान संगठनों को दिया है, संयुक्त मोर्चे को दिया है, अगर आपको प्रपोजल मंजूर हो तो आप हमसे बात कर लो। संयुक्त मोर्चे ने ये कह दिया कि हमको प्रपोजल मंजूर नहीं है, तो वो तो खत्म हो गया एक कॉल वाला। अभी जो कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम बातचीत करने को तैयार है। तो किसान संगठन ने, संयुक्त मोर्चे ने, किसी भी एक भी कैंडिडेट ने, हमारे एक भी पदाधिकारी ने ये नहीं कहा कि हम बात नहीं करते, हम बातचीत करना चाहते हैं। कंडीशनल बात हम नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि हमारी ये कंडीशन है, इसको मानते हो तो बात कर लो, वो नहीं करेंगे। हमने पूरी तैयारी कर ली और हमने आगे तक के लिए तैयारी कर रखी है कि जितना भी लंबा आंदोलन चलेगा, इस आंदोलन को उतना लंबा हम चलाएंगे। ये जिम्मेदारी सरकारों की है। कितने लोगों की यहाँ डेथ हुई है, कितने किसान हमारे शहीद हुए हैं। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो किस राजा का कार्यकाल था, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। तो सरकार बातचीत करना चाहती है, तो हम पूर्ण रूप से बातचीत को तैयार हैं। आखिर ये अब जो गतिरोध है, अब ये गतिरोध कैसे समाप्त होगा? उनके बयान के बाद इधर से भी बयान आ गया है, लेकिन उनकी कोई चिट्ठी कभी मिलती नहीं है। और बीच में एक बात और चली थी कि भाई उन्होंने हमें कोई पत्र नहीं दिया कि हम आपके प्रस्ताव को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो संयुक्त मोर्चा में कोई चर्चा हुई हो कि उनके प्रस्ताव पे कुछ रिटर्न में रिजेक्ट किया जाए, या पहले भी मोर्चा कह ही चुका है? नहीं, रिटर्न में कर दिया हमने कि हमको वो मंजूर नहीं है। वो रिटर्न में पूर्ण रूप से वो दे रखा है, रिटर्न में दे दिया, वर्बली दे दिया, उनको कह कर दे दिया कि वो हमको मंजूर नहीं है। नया कोई सरकार का प्रस्ताव होगा, उसको भेजे सरकार, उस पर चर्चा करेंगे।
उस पर देखेंगे और बातचीत से होगा ना। आप जितनी हमारी मिनट्स हैं जो 12 दौर की बातचीत हुई सरकार से, वो मिनट है, उसको ज़्यादा करना है तो सार्वजनिक कर दो। हमारे सब लोगों ने अपनी बात बहुत मजबूती के साथ में वहाँ पर रखी है और हम सरकार के साथ में फिर रखेंगे बातचीत। ये देश के किसानों का मसला है। जब देश में गोदाम पहले बन गए और कानून बाद में बने हैं तो ये तो देश मंजूर नहीं करेगा, देश का किसान मंजूर नहीं करेगा इसको, तो कि व्यापारियों के जो बड़े घराने हैं उनके पक्ष में आप फैसले करोगे, कानून उनके पक्ष में बनाओगे, ये तो मंजूर नहीं है। क्या हाल आज बिहार का है? बिहार में हम लोग 2 दिन पहले बिहार से आए, 2006 में वहाँ पे मंडी सेक्टर पूरा बंद हो गया। अगर कंपनियां वहाँ पे खरीद करती तो बिहार तो बहुत प्रोग्रेस कर जाता होगा। पूरा बिहार बर्बाद हो गया, पूरा देश बर्बाद हो रहा है। वहाँ पे फसलों की खरीद उनकी नहीं होती। यही तो डिमांड है कि एमएसपी पे गारंटीड कानून चाहिए, उसको सरकार खरीदे, उसको बाजार खरीदे, एमएसपी से कम पे खरीद नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसके बाद में भी आप दुनिया से आप समझौते कर रहे हैं। दूध की पॉलिसी आप नई पॉलिसी लेकर आना चाहते हो, दूध का सेक्टर कहाँ जाएगा, जो डेयरी सेक्टर है वो कहाँ चला जाएगा? तो ये बहुत से सवाल हैं, ये बातचीत से ही हल निकलेंगे। डीएपी के कट्टे कहाँ चले गए, जो खाद के फर्टिलाइजर आप बढ़ा रहे हो कहाँ चलेगा, मार्केट कहाँ जा रही है? तो ये नहीं है कि किसान के इशू हैं, उससे अलग भी बहुत इशू हैं। जब भारत सरकार बातचीत करेगी तो हम हर सब्जेक्ट पे भारत सरकार से बात करने को तैयार हैं। जी, एक सवाल और है कि आज जो हरियाणा में माहौल है वो बड़ी गर्मी का माहौल है, क्योंकि हरियाणा इस बात के लिए भी जाना जाता है कि वो किसी भी आंदोलन में बहुत लंबा इंतजार नहीं करता और ये बड़े धैर्य की परीक्षा ली गई। 4 महीने से ज्यादा किसानों को हो गई, क्योंकि किसान कौम जो है खेत में काम करती है, थोड़ा गर्मी होती है। तो जिस तरह से हरियाणा में विरोध हो रहा है, संयुक्त मोर्चा में चर्चा हुई और एक अम्बेडकर जी की जयंती को मनाने का प्रयास किया। वैसे तो वो अम्बेडकर के सपनों को और संविधान को रोज तार तार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास है। तो आज आप यहाँ सिंघू बॉर्डर पे अंतिल खाप की जो बैठक थी, सर्व जातीय सर्व खाप की बैठक हुई है, उसमें क्या फैसला आप लोगों ने लिया? देखो, यहाँ पे जो आज पंचायत यहाँ पे हुई, वो सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत की एक मीटिंग, अंतिल जो सर्व जातीय खाप पंचायत है उनके बैनर के उस पर वो पंचायत हुई, उनके उस पर जो, और उसमें ये तय हुआ है कि मुख्यमंत्री यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बिरौली गांव में वहाँ पे आ रहे हैं। वे ये तय कर लिया कि मुख्यमंत्री वहाँ पे गांव में नहीं आएगा। ये हरियाणा ने संयुक्त मोर्चे ने तय करा है। मूर्ति का अनावरण हो रहा है तो किसी से भी आप करवा लो, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को हरियाणा में प्रोग्राम नहीं करने दिए जाएंगे। ये पूर्ण रूप से तय हो चुका है। और जहाँ तक बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, वो सबके एक आदरणीय थे, उनका सब लोग सम्मान करते हैं। और उनके संयुक्त मोर्चा 14 तारीख में सब जगह उनके प्रोग्राम करेगा, गांव में प्रोग्राम करेंगे उनके, हम सब लोग उनके प्रोग्राम करेंगे, हर बॉर्डर पर उनका प्रोग्राम होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के जो सभा है वो वहाँ पर नहीं होगी। किसी और मंत्री को सभा करनी, वो वहाँ पर कर ले, उसका उद्घाटन कर ले, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सीएम और डिप्टी सीएम को कहीं भी कार्यक्रम नहीं करना, जब तक धरना चलेगा उनके यहाँ पे, जब तक दिल्ली के चारों तरफ को धरने चलेंगे, उनको नहीं करने जाएगा। क्योंकि जब पंजाब और हरियाणा दिल्ली आ रहा था 26 नवंबर को, वो हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था। हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके ऊपर पानी चलाए, गोली चलाई, टीएस गैस छोड़ी, उनकी सड़कें खोदी, उनको डिस्टर्ब करा, उनके साथ में मारपीट करी, उनके खिलाफ पर्चे दाखिल करे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो रहने का ही हक नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री को यहाँ पे मीटिंग नहीं करने दी जाएगी, ये पूरा निर्णय है। ठीक है। तो एक सवाल और है हरियाणा से जुड़ा हुआ कि वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, रोहतक के अंदर, सिरसा के अंदर लाठीचार्ज किया गया, 307 के पर्चे दर्ज हो रहे हैं और गिरफ्तारियां भी अब शुरू हो गई हैं। तो इससे हरियाणा में और उबाल आ रहा है। तो आप वहाँ के किसानों को आंदोलन बचा रहे, कोई हिंसा ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2016 में जो जाट आरक्षण का आंदोलन था, इसी मॉडल पे उसने उसको तोड़वा था कि हिंसा करा दी और फिर पुलिस लाठीचार्ज से सब उस आंदोलन को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। तो इस बारे में आप कोई संदेश हरियाणा के लोग? संदेश ये है कि आप विरोध करें, हमारा जो संगठन है, जो खाप पंचायतें हैं,
वे विरोध काले झंडे दिखा के उससे विरोध करें, और जो हिंसक वो है उससे हमको बचना पड़ेगा। ये भी हम सब लोगों से वहाँ पे बातचीत करेंगे कि मूवमेंट को हमको इससे बचना है, क्योंकि सरकार हिंसा करवाना चाहती है, हमको उससे बचना है। हमको विरोध दर्ज करना है तो ब्लैक वो काले झंडे हम दिखाएंगे, उनसे हमको ये करना पड़ेगा, इस मूवमेंट को उस तरफ हमको लेकर जाना पड़ेगा धीरे धीरे। एक सवाल ये भी है कि आप गुजरात से आए हैं और गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है 2014 में, और आपने गुजरात से आने के बाद ये कहा कि गुजरात के किसानों को आजाद कराना है, और जिस उस मॉडल को आपने चैलेंज किया, जिस मॉडल के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो क्या है आखिर गुजरात मॉडल? गुजरात में किसानों की जमीन छीननी जा रही है, वहां पे किसान को बोलने की आजादी नहीं है। जब हम गुजरात में गए तो लोग हमारे समर्थन में हाथ उठाने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन वे जब अकेले में मिलते थे प्रेस के, वे कहते थे हम सामने हैं, अगर हम हाथ भी उठा देंगे, आपका समर्थन भी कर देंगे, तो हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे और हम जेल में जाएंगे। गुजरात के लोग जितने भी दिल्ली के आंदोलन और धरनों में आए, वे वहाँ से राजस्थान से वहाँ से बसें पकड़ते थे, राजस्थान से आते थे, राजस्थान से ट्रेनें पकड़ते थे, और गुजरात में वहाँ पे झंडा नहीं कोई अपना फ्लैग लगा सकता संगठन का, और अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये दिल्ली के संगठन में जा रहा है तो उसके पर्चे दर्ज और वो जेल में जाता है। तो गुजरात तो पूरा दहशत में है, गुजरात में पूर्ण रूप से कैद में गुजरात का किसान है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है। रिलायंस कंपनी को 60 गांव की जमीनें दी, वो एक बहुत बढ़िया बेल्ट वहाँ की थी जिसमें आम की खेती होती थी। अब मुंबई में बैठ के व्यापारी गुजरात के अंदर खेती करेगा और वो लाभदायक होगा, और जो किसान गांव में रहता था वो खेती करता था उसको हानि होती थी। तो यही गुजरात मॉडल है। एक सवाल और है मेरा गुजरात मॉडल में कि जिस कंपनी राज के खिलाफ आज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम राज्यों में आप गए हैं, कर्नाटक में गए, तमिलनाडु गए, आंध्र प्रदेश आप जाने वाले हैं, लेकिन ये जो कंपनी राज है ये गुजरात में नरेंद्र मोदी जी जब आए, जिस तरह से जमीन का वितरण हुआ और जिस तरह से समझौते हुए, सबसे पहले जो आप लड़ाई आपने WTO के अंदर लड़ी, तो आपने एक पर्सी समाइजर की कहानी सुनी है कि एक किसान था, उस पर एक मुकदमा हो गया केवल इस बात का कि आपने जो है मोनसेंटो का बीटी कॉटन लगा है, और उसकी अदालत में उसको 2.5 लाख पाउंड का जुर्माना हुआ, और ऊपर तक वो केस लड़ा, बाद में जो है वो केस छूटा। तो हिंदुस्तान में पहली बार गुजरात के अंदर किसानों को 1.5 करोड़ रुपए के नोटिस मोनसेंटो ने दिए, और उनकी गलती ये थी कि उन्होंने एक आलू की किस्म लगा ली जो वो पंजाब से लेकर आए थे, तब भी उधर के गुजरात के लोग खड़े नहीं हो पाए और पूरे देश में उसको समर्थन मिला। उसके बाद दबाव में वापस लिया गया, आप भी उस लड़ाई में रहे। तो इस कंपनी राज को कैसे तोड़ेंगे आप गुजरात के अंदर? वहाँ के किसानों को संगठन करना पड़ेगा, हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा, और ये पूरा जो पॉलिसी है ये बतानी पड़ेगी। जो आलू के किसान पे गुजरात में हुआ, पूरे देश ने समर्थन करा, जब कंपनी ने वापसी लिया, तो ये बताना पड़ेगा पूरे देश में कि जो कंपनी राज अगर आएगा तो पूर्ण रूप से जमीनें भी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ये काम करना चाहते हैं। जो सीड बिल लेकर आ रहे हैं, वो सीड बिल यही सीड बिल है कि आप अपने खेत में क्या लगाओगे, आपको बीज अपने घर पर रखने का अधिकार नहीं है, बीज को आप बेच नहीं सकते, बीज को आप दूसरे को दे नहीं सकते। जैसे शराब अवैध है, अगर उसने घर में रखा कोई बेचेगा तो वो अवैध है, और दुकान पे वो अवैध है। इसी तरह से सीड जो बिल आ रहा है वो यही बिल है कि आप बीज अपने घर में नहीं रख सकते, आपको कंपनी से बीज खरीदना पड़ेगा। ये सीड बिल आ रहा है, और यही आम जो किसान है उसको बताना पड़ेगा कि किस तरह के ये कानून लेकर कंपनियां आ रही, वो सीड बिल हो, बिजली अमेंडमेंट बिल हो, वो NGT के नाम पे जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर हम नहीं चला सकते वो कानून हो। तो ये बहुत से कानून देश में आ रहे हैं, इससे पूरी खेती बर्बाद होगी, पूरा किसानी बर्बाद होगी, पूरा जो नौजवान हमारा है वो पूर्ण रूप से बेरोजगार होगा। अब तो 2-3 ही उससे किसान बच सकता है। जैसे जो यूथ है उसको ट्विटर हैंडल से अपना काम करना पड़ेगा, फेसबुक से काम करना पड़ेगा। जो किसान है वो ट्रैक्टर चलाए, अपने खेत में चलाए, आंदोलन के लिए ट्रैक्टर को तैयार करे, उससे बचेगा। और जो देश का नौजवान है वो टैंक पर अपना ध्यान दे। तो ये जो टैंक, ट्रैक्टर और ट्विटर है, इसी से देश बच सकता है। आंदोलन का रास्ता
अख्तियार करना पड़ेगा। हर देश के नौजवान को, किसान को, दुकानदार को, उनको बाहर सड़कों पर निकलना पड़ेगा। ठीक है आपकी बात, लेकिन गुजरात में तो आपके नेताओं को कैमरे के सामने से उठा लिया जाता है, गिरफ्तारी कर ली जाती है, दबाव में फिर छोड़ा जाता है, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है ना गुजरात में ऐसे काम कर। गुजरात में होगा, गुजरात के लोग संपर्क में है और वो बड़ी पंचायतें वहाँ पे होगी और पूर्ण रूप से जो देश में, जब गुजरात में हम लोग जाएंगे तो देश के लोगों को बता कर जाएंगे और वे यहाँ पर तैयार रहें। आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करा जाएगा और गुजरात के किसानों को भी आज़ादी दिलवाएंगे। ये एक बड़ी लड़ाई है। प्रेस को भी आज़ादी दिलवानी है, क्योंकि कैमरा और कलम पे बंदूक का पे राज है। जिस तरह से प्रेस को दबाया जा रहा है, उसको मीडिया जो हाउसेस है उनको दबाया जा रहा है, वो खबरें नहीं लिखती। अब देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पे आज भी 25,000 ट्रैक्टर आज भी दिल्ली के चारों तरफ हैं। आज भी कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ हुए, लेकिन पूर्ण रूप से जो मीडिया है उससे आउट कर दिया गया। इस तरह का जो प्रेशर है, अंडर प्रेशर जो मीडिया काम कर रही है, इसको भी आज़ादी दिलवाने की जरूरत है। अब एक आखिरी सवाल, और इस आंदोलन का जो सबसे अच्छा पहलू है वो ये है कि एमएसपी जो था वो 2 से 2.25 राज्यों में था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8, 10, 12 जिले, हरियाणा और पंजाब, और थोड़ा बहुत कहीं राजस्थान के बॉर्डर लाइन में, लेकिन वहां भी उनकी सड़कें वर्षों खरीद नहीं जाती थी। तो सरकार ने आंदोलन को तोड़ने के लिए पहली बार पाम ऑयल पे पाबंदी लगाई और उसका नतीजा है कि आज हमें सरसों के अच्छे दाम किसानों को मिल रहे हैं। राजस्थान में पहली बार खरीद हो रही है, हरियाणा में भी खरीद हो रही है। दूसरा पहलू ये है कि अब किसान समर्थन मूल्य के लिए लड़ने लगे। आप लोगों ने जो गुलबर्गा से अभियान शुरू किया, उसके बाद मध्य प्रदेश में एक बोली लगाई गई। समर्थन मूल्य था 5100 कुछ रुपए और बोली शुरू हुई 4100 रुपए, 4200 पे खत्म कर दी गई। किसानों ने विरोध किया और फिर वो 5100 रुपए में फसल बिकी। यानी कि ये किसानों की जीवन की बेहतरी के लिए कुंटल पे अगर 1000 का डिफरेंस मिलता है, तो ये इस आंदोलन का सबसे अच्छा पहलू है कि किसान ने लड़ना शुरू कर दिया एमएसपी के लिए। जो रोटी दूसरे राज्यों ने नहीं खाई थी, आज उनको भी उसकी भूख लग रही है, और ये आंदोलन के लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में सवाल खड़ा हुआ है कि एमएसपी सबको चाहिए। तो इसके बारे में जब तक आप एमएसपी का कानून नहीं बना लेते, अभी मंडियों में खरीद जारी है, तो किस तरह से किसान शोषण से बचे, एक ये मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसने संयुक्त मोर्चा को कहा कि 2 कानून पर सहमति बन गई, लेकिन अमेंडमेंट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको रद्द कर, कानून को अभी होल्ड पर रखा है, इम्प्लीमेंट को रोक दिया, लेकिन पूरे देश में आज भी इम्प्लीमेंट जारी है। पैन कार्ड पे खरीद हो रही है। तो इसका मतलब भारत सरकार जो है पूरी तरह से कॉर्पोरेट के साथ खड़ी हुई है। तो ये जो लड़ाई है, ये कंपनी और किसान के बीच की लड़ाई है। सरकार तो बीच का एक मुखौटा है, कंपनियां सरकार बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। तो ये ऐसी लड़ाई है कि जो 80 करोड़ रुपए घंटे में कमाते हैं वो एक व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। एक किसान 30 से 40 रुपए घंटा कमाता है। तो इस बड़ी लड़ाई को कैसे जीतना है, ये आखिरी संदेश हम ये आंदोलन होगा, आंदोलन से ही ये जीती जाएगा। और नहीं तो कंपनी जिस तरह से किसानों की फसलों को लूट रही है, बगैर आंदोलन के इसी तरह से फसलें लूटती रहेगी और खरीद नहीं होती, पूरे देश में लूट होती है किसान के माल की। आप किसी भी स्टेट में आप चले जाएं, देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, एमएसपी तो है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी है, थी और रहेगी। हमने भी बनारस और बिहार का एक क्षेत्र बनाया है। बनारस के लोगों को कहा, वहां पे जौनपुर, मिर्जापुर जो लोग थे उनको कहा कि नया प्रधानमंत्री का कार्यालय बनारस के अंदर है, पीएमओ ऑफिस बनारस के अंदर है, आप अपनी फसलों को लेकर जाओ, पीएमओ ऑफिस पर वहां पे बेचो। और कोई विभाग अगर रोकता है तो उसको बताओ कि प्रधानमंत्री ने कहा मंडी के बाहर अपनी फसल को बेचो। एमएसपी है, थी और रहेगी, ये उनका क्वेश्चन होगा। और आने वाले टाइम पे बनारस एक नया सेंटर दिल्ली की तरह खुलने जा रहा है। एक सवाल और है, आप बहुत लंबे समय से एक बात कह रहे हैं कि गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, यानी कि जो निजी कंपनियों ने गोदाम बनाए हैं बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नॉलेज के, आपने कहा कि अगर समाधान नहीं होता तो गोदाम तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक नया रूल पास कर दिया कि अब मंडियों में आपका तो फसल खरीदते ही नहीं, आप सीधे गोदाम में ही लेके जाओ। अभी 8 मंडियों पे बैन लगा दिया कि आप साइलोज में लेके जाइए।
तो आगे कोई रणनीति या वहां पे कोई कार्य? ये बनेंगे जब जनता भूखी होगी तो भूखी जनता ही तो गोदाम तोड़ेगी। आने वाले टाइम पे ये होगा और ये बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अनाज जब तिजोरियों में बंद हो जाएगा, गोदामों में अनाज बंद हो जाएगा, रोटी तिजोरी की वस्तु बनने जा रही है। जैसे आलू, अब से 60-70 दिन पहले आलू का भाव 40 रुपए किलो आम कंज्यूमर को दिया, और आज जब किसान का आलू आया तो वो रेट 2 से 3 और 4 रुपए किलो हुआ। तो ऐसे ही अनाज का रेट होगा, ऐसे ही दूसरी फसलों का रेट होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 3 दिन पहली खबरें थी, 147 मंडियां के जो कर्मचारी थे उनकी सैलरियां नहीं गई, तो बंद होगी। और धीरे धीरे 1 साल में 2 साल में मंडियां 50% बंद हो जाएगी, और 3 साल में पूरे देश की मंडियां खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और उसके बाद में लूट शुरू होगी। 3 साल बाद में किसान की जो लूट शुरू होगी, वो 3 साल बाद में पूर्ण रूप से लूट किसान की शुरू होगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से कृषि को इस कानून के माध्यम से देश की कृषि को ही नहीं, पूरे एक कृषि बाजार को कंट्रोल करने की व्यवस्था एक बनाई गई है कि खेती भी उन्हीं के तरीके से होगी, दवाई भी वही देंगे, बीज वही देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लिखा हुआ है। लेकिन जो अन्न उत्पन्न होगा उसको भी कंट्रोल करने की तैयारी है, यानी कि देश का ना 4-5 हाथों में जाने के लिए तैयार है। आप लोगों ने इसको समझा, लड़ाई में दूसरों को जोड़ा, इसके लिए पूरे देश के किसान आप पे ऋणी हैं और आभारी हैं। लेकिन उपभोक्ताओं के सवाल पर आप इसको कैसे आगे बढ़ेंगे, जो वो भी आपके साथ आए? उपभोक्ताओं को बताना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा और उनसे संपर्क करना पड़ेगा कि ये लड़ाई अब किसान की नहीं है, ये लड़ाई आम कंज्यूमर की लड़ाई है, आम उपभोक्ता की ये लड़ाई है। और जैसे आलू के रेट ऊपर नीचे होते हैं, जैसे दूसरी चीजों के रेट ऊपर नीचे होते हैं, ये किसान के पास में नहीं जाता। ये किसान को भी मारेंगे और आम कंज्यूमर को मारेंगे, क्योंकि किसान भी 80% चीज बाहर से खरीदता है। अगर वो 2-3 फसलों की खेती करता है तो 70 चीज वो बाहर से खरीदता है। तो किसान भी कंज्यूमर हैं। तो ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, सब लोगों को इस लड़ाई में साथ देना पड़ेगा। इसमें छात्र को भी आना पड़ेगा, नौजवान को आना पड़ेगा, इसमें गृहिणियों को आना पड़ेगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सबको मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश बिकेगा। जिस तरह से करीब 26 बड़े संस्थान हमारे बिक रहे हैं, और एक दिन वो बोर्ड लगने वाला है कि सेल फॉर इंडिया, ये बोर्ड लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जब संसद से आवाज ना आए, जब संसद गूंगी और बहरी हो जाए, तो उसके बाद में सड़क की आवाज सुनाई देती है। तो आज वो टाइम आ गया कि सड़क से हमको आवाज देनी पड़ेगी, और इस आंदोलन में सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। जी धन्यवाद। आपने आज संयुक्त